Hello everyone. In this video, we will discuss about HapMap project. HapMap projects और इसको इंटरनेशनल HapMap प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स, कुछ बेसिक टर्म्स पे पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि है क्या। तो HapMap प्रोजेक्ट को समझने के लिए पहली चीज तो कुछ क्वेश्चंस पे बात करें। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर आपको कुछ मेडिसिन सूट करती हैं, कुछ हो सकता है आप किसी से एलर्जिक हो। आपने देखा होगा लोगों को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है। जैसे कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, कुछ को नहीं होती है। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो वो दूध से बनी हुई चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो उसी तरह अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की मेडिसिन आपके फैमिली में आपको अगर सूट कर रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके अदर फैमिली मेंबर को वो उतनी ज्यादा उसकी एफिकेसी ना हो। एफिकेसी मींस कि वो जिस तरीके से बेनिफिट आपको मिला किसी दूसरे पर्सन को वैसा बेनिफिट ना हो, या ये भी हो सकता है कि कोई उससे एलर्जी हो। तो ये सारे डिफरेंसेस क्यों हैं, क्वेश्चन है ये सारा ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा, आपने स्कूल लेवल पे भी स्टडी किया होगा कि हमारा एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत सारे मंकीज के डेवलपमेंट धीरे 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 होने से हुआ। जैसे कुछ कॉमन मंकीज थे, लंगूर्स थे, आफ्टर दैट एप्स में चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटैन और गिबन, जिसमें अब से सबसे अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ अभी जो रिसेंट स्टडी है उसके बेसिस पे वी कैन से कि चिंपैंजी जो है वो हमारा सबसे नियरेस्ट एंसेस्टर है, हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार है। तो उनके केस में भी एक चीज बड़ा कॉमन है, आपने नोटिस किया होगा कि सबके जो फेस है वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। आप अदर आप कोई भी मंकी ले लीजिए, लंगूर ले लीजिए, चिंपैंजी ले लीजिए, गोरिल्ला ले लीजिए, सबके फेस आपको बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। लेकिन ह्यूमन, हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, ह्यूमन, बट हमारे अंदर ऐसा एक प्रॉपर्टी है, यूनिक है, कि हमारे फेसेस अलग अलग होते हैं। सबके फेस अलग अलग हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को अगर आप छोड़ दीजिए तो लगभग सबके फेस अलग ही अलग होते हैं। तो दुनिया में ऐसा भी हो सकता था कि जैसे चिंपैंजी गोरिल्ला के साथ है, अगर इमेजिन करिए अगर दुनिया ऐसी होती कि सबके फेस एक ही जैसे होते तो लेकिन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट है कि ऐसा क्यों है कि सबके फेस अलग अलग है। अब आती है बात ब्लड ग्रुप्स की। जैसे मैं बात करूं कि सबका ब्लड ग्रुप भी अलग अलग है, ए बी ओ, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हो गए। तो अगर हमको ब्लड ग्रुप की नॉलेज नहीं है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी। जब भी आपको ब्लड की जरूरत होती है तो आप सबसे पहले क्या होता है कि भाई आप ए पॉजिटिव हैं, ए नेगेटिव हैं, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, एंड सो ऑन। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये भी होमो सैपियंस तो एक ही है, लेकिन फिर भी 4 तरीके के हैं अलग अलग। क्यों? अब इसी तरह बात आती है कि जब भी हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते हैं, आपने कोई क्रीम लिया, कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लिया, तो हो सकता है आप उसको यूज करें तो उससे आपको एलर्जी हो जाए। इसीलिए वो स्किन टेस्ट के लिए सबसे पहले कहते हैं कि आप उसको पहले चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उससे एलर्जिक हो। इसी तरह सप्लीमेंट्स में भी है कि बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, हो सकता है उनमें पीनट हो सकता है उनमें लैक्टोज हो। तो इट मे बी पॉसिबल कि आप किसी एक जो उसमें कंपाउंड प्रेजेंट है उससे आप एलर्जिक हो। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, इसको बायोलॉजिकल साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं वेरिएशन, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन वेरिएशन। वेरिएशन को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे एक कॉमन चीज है कि मैं कहूं व्हाट इज लाइफ, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं लाइफ इज डीएनए। तो हमारा जो जीनोम है, जीनोम इज एंटायर डीएनए कंटेंट प्रेजेंट इन अ सेल। अब जैसे सेल 2 टाइप की, एक आपकी यूकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आपको पता ही है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये अलग अलग डिफरेंशिएशन
छोटे से लेवल पे, जब हम हायर लेवल पे आते हैं तो देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, उनमें सिर्फ एक ही सेल है, सिंगल सेल है। कुछ है मल्टी सेलुलर है। अब हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी और सभी सेल में सेम जीनोम है, बट फिर भी सबका फंक्शन अलग अलग है। आप देखिए हार्ट सेल अलग काम कर रही है, हमारी जो ब्रेन की सेल है न्यूरॉन वो अलग काम कर रही है, किडनी की सेल नेफ्रॉन वो अलग काम कर रही है। फिर भी सब में जो जीनोम है, डीएनए है, वो लगभग सबका एक ही जैसा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई किसी भी बुक की बात करें, स्टोरी की बात करें, आर्टिकल की बात करें, उसमें ए से लेकर जेड तक या जी तक ही अल्फाबेट्स यूज हुए होंगे। 26 के अलावा उसमें 27, 28 है ही नहीं अल्फाबेट, तो यूज कैसे हो सकता है? तो हमारे पास 26 अगर अल्फाबेट है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी लिटरेचर, आर्टिकल या कुछ भी राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि अगर एक वर्ड है BAT, तो BAT में B जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, A सेकेंड पोजीशन पे है और T थर्ड पोजीशन पे है। तो अगर हम बात करें कि इस तरीके में या हमने B को फर्स्ट पोजीशन, A को सेकेंड पोजीशन और T को थर्ड पोजीशन पे अगर राइट किया तो इसकी एक मीनिंग निकल के आ रही है, दो मीनिंग। एक तो क्रिकेट वाला बैट, दूसरा बैटमैन वाला एक ऑर्गेनिज्म बैट। तो आप समझ सकते हैं कि इन पैटर्न्स के बेसिस पे एक वर्ड में एक मीनिंग आ गई। जैसे क्रॉस वर्ड का गेम, अक्सर आपने देखा होगा, उसमें हम लोग पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं कि हाँ भाई बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उनमें एक सीरीज में अगर हमें मिल गया तो हम कोई स्पेलिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, हाँ इसकी मीनिंग ये है। तो हमारा जीनोम भी जो है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अब जिस तरह इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, इसी तरह हमारे जो जीनोम में 3.2 बिलियन, आप समझते हैं कितना ह्यूज नंबर है, ATGC है। कि अगर आप इसको एक बुक में राइट करें, जैसे आपने देखा होगा पहले टेलीफोन डायरेक्टरीज आती थी, अगर उस टाइप की टेलीफोन डायरेक्टरीज में हम प्रिंट करना शुरू करें तो लगभग 1000 टेलीफोन डायरेक्टरीज फिलअप हो जाएंगी सिर्फ हमारे एक इंडिविजुअल के जीनोम को प्रिंट करने में। इतना वास्ट है। तो अब यहां पे वेरिएशन या डिफरेंस होने से क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसको इसी एग्जाम्पल से आपसे समझते हैं। जैसे BAT में फर्स्ट पोजीशन पे जो B है, अगर वो रिप्लेस हो जाए C से तो क्या हो जाएगा? बैट की जगह कैट हो जाएगा। तो आपने देखा कि सिर्फ एक लेटर, एक अल्फाबेट चेंज होने से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो गया। ये इसी तरह हमारा जो वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन, वो भी ATGC के डिफरेंट काइंड के पैटर्न्स सबके जीनोम में प्रेजेंट हैं और उनमें चेंजेस होते रहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप देखें एडेप्टेशन क्या है कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट होता है। अब आप खुद देखिए इंडिया की पॉपुलेशन में इतनी डाइवर्सिटी है कि आप अगर देखें तो आपको कश्मीर के लोग अलग दिखेंगे, कन्याकुमारी के लोग अलग दिखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग पर्सनालिटीज हैं, महाराष्ट्र में अलग हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इन्वायरमेंट होने से भी लोगों का रहन सहन, दिखना, ये सब चीजों पे फर्क पड़ता है। तो इसी तरह ये जो हैपमैप प्रोजेक्ट है, ये है क्या कि जब हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो ह्यूमन इवोल्यूशन आज से लगभग 2 लाख साल पहले या उससे भी पहले होना स्टार्ट हुआ था। मान के चलते हैं 2 लाख साल। तो अगर 2 लाख साल पहले हम लोग मान के चले तो ये कहा जाता है कि अफ्रीका से इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। तो आप जानते हैं अफ्रीका का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। अब अफ्रीका से जो लोग यूरोप में गए होंगे वहां का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड। तो अब इस वजह से आपको अभी भी अफ्रीका के जो नेटिव लोग हैं वो दिखने में अलग लगेंगे, यूरोपियन लोग अलग दिखेंगे, क्योंकि उनके DNA में वैसे ही
वेरिएशंस होती चली गई जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट होते चले गए। तो ये क्लियर है यहां तक। इसी तरह कुछ लोग एशिया आए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया गए होंगे, कुछ लोग जापान में है। अलग अलग जगहों पे रहने से भी वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग ह्यूमंस के पॉपुलेशंस में अलग अलग वेरिएशंस होती चली गई। अब पहले तो सब अलग अलग थे, लेकिन आज के टाइम में देखें तो हमारे लिए ट्रैवल कितना इजी हो गया है। अगर आप सोचे आज से बहुत साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि कोई एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा पाएगा। फिर धीरे धीरे शिप्स से जब ये बनाया लोगों ने, तो लोग धीरे धीरे करके लोगों ने दूसरे कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स भी डिस्कवर करना शुरू की। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए तो आज के टाइम में एरोप्लेन है, शिप है और ऐसे ऐसे कि हम पूरा अर्थ का जो राउंड है वो 1-2 दिन में करके चले आ सकते हैं कहीं से भी। आपको यहाँ से यूएस जाना हो, आप 10 से 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अब इस तरीके के पॉपुलेशन में जहां पे माइग्रेशन इतना वास्ट हो रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो गई, मिक्स हो गई। अब किसके जीनोम में क्या वेरिएशन है, इसको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी हो गया। यही हैपमैप प्रोजेक्ट है। तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझी होगी, स्कूल में भी होगा पढ़ा, कि हमारा जो डीएनए है वो 50% हमको मिलता है फादर से और 50% मिलता है हमें मदर से। क्योंकि हमारी जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है तो यानी कि हमारे सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है हमारे में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी जो भी हमारा एनर्जी है, एनर्जी एक मॉलिक्यूल है जिसको एटीपी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी आप कह सकते हो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हमारे यहाँ पे हर एक कंट्री की एक करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज है, तो अगर आपको कोई सामान लेना है, कुछ लेना है, तो वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह सेल को अभी अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी के लिए जो एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर है वो क्या है, एटीपी। ये एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो मैंने बताया जीनोम इज द एंटायर डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल। अब आपका जीनोम जो है डीएनए, वो उसका मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट है कहां पे, न्यूक्लियस में। लेकिन डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से अगर मैं कहूं कि आवर जीनोम इक्वल टू, तो वी कैन से न्यूक्लियर डीएनए प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए 3.2 बिलियन बेस पेयर, वहां पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एटीजीसी प्रेजेंट है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो शॉर्ट है, वहां पे 16,529 बेस पेयर है। ठीक है, तो ये आपका एक स्मॉल फॉर्म है, वो काफी ह्यूज फॉर्म है। अब दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, समझने वाली बात वो ये कि आपने पढ़ा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन में कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम में 22 जो ऑटोसोम है, 23 जो पेयर है उसमें एक्स क्रोमोसोम, XX मतलब फीमेल, XY मतलब मेल। तो ये जो Y क्रोमोसोम है ये एक मेल क्रोमोसोम, यानी ये डिसाइड करता है कि अगर ये Y प्रेजेंट है तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या होगा, मेल होगा। और अगर XX है यानी X क्रोमोसोम है, XX है, तो वो फीमेल होगा। तो अगर मैं बात करूं कि Y डीएनए की लेवल पे बात करें, तो आपके फादर में जो Y डीएनए होगा वही बिल्कुल 100% कॉपी आपके अंदर भी होगी, क्योंकि वो Y डीएनए वहीं से आया, उसमें तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं हुआ। आपके जो ग्रैंडफादर होंगे उन्हीं का Y डीएनए आपके फादर में होगा और उनका आप में। तो मैं ये भी कह सकता हूं जो ग्रैंड फादर का Y डीएनए है वही आपके अंदर भी प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हम इस सीरीज को बहुत पीछे की तरफ ले जाएं तो ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंड फादर रहे होंगे
उनको भी वाई डीएनए, उनका वाई डीएनए और आपका वाई डीएनए सेम ही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि टाइम को पीछे की तरफ ले जाए तो हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड में अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो टाइम जो है पीछे होगा। तो मानी बात है पॉपुलेशन कम होगी। हमारे बचपन में पॉपुलेशन आज से तो कम ही रही होगी। फादर जब हमारे अपने बचपन में रहे होंगे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन और कम रही होगी। ग्रैंडफादर का बचपन जब रहा होगा तो और कम होगी। इसी तरह मैं अगर इस क्लॉक को बहुत पीछे की तरफ ले जाऊं तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम कह सकते हैं अफ्रीका से एवोल्यूशन हुआ होगा और एक कोई कॉमन मेल होंगे जो कि जिनका वाई डीएनए आज सभी में प्रेजेंट है। इसी तरह हम माइटोकॉन्ड्रियल अगर डीएनए की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बहुत खास यूनिक बात क्या है कि ये मदर टू सन एंड डॉटर दोनों में ही 100% बिल्कुल जेरोक्स कॉपी जो है वो बिल्कुल ट्रांसफर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में फादर का कोई ऐसा रोल नहीं है, वो मदर टू सन या मदर टू डॉटर ट्रांसफर होता है। तो अब सन से डॉटर या सन में तो जाएगा नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा। इस वजह से हम इस लाइन को कहते हैं मैटरनल लाइन। और जो मैंने वाई डीएनए वाली लाइन बताई फादर टू सन, उसको कहते हैं पैटर्नल लाइन। तो मैटरनल लाइन के बेसिस पे बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर भाई एक डॉटर है, उसकी मदर में वही 100% माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बिल्कुल सेम होगा जो डॉटर में है, उसकी नानी में सेम होगा। यानी मैं कह सकता हूं नानी का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो डॉटर में 100% सेम होगा। तो इसी तरह जैसे वाई डीएनए की लाइन पे, पैटर्नल लाइन पे हम पीछे की तरफ जा रहे थे, मैटरनल लाइन पे अगर हम पीछे की तरफ जाए, समय में पीछे की तरफ जाए, जस्ट लाइक अ टाइम ट्रेवल की तरीके से, तो ये टाइम ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस के बेसिस पे करना पॉसिबल है। वैसे तो अभी इस पे रिसर्च हो रही है, बहुत सारे साइंटिफिक मूवीज आई इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन हाँ, जीनोमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे, जीनोमिक लेवल पे हम कह सकते हैं टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो वो अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे, हम 2 लाख साल पहले समय को ले जाएं तो हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुंचेंगे। वहां पे कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन्स हैं जिनको एज्यूम किया गया है कि भाई उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आज जितने भी ह्यूमन प्रेजेंट हैं सब में प्रेजेंट है, बट इन म्यूटेटेड फॉर्म, मतलब कुछ वेरिएशन के साथ, क्योंकि उस समय का इन्वायरमेंट, आज का इन्वायरमेंट, और जैसा मैंने बताया बहुत सारे माइग्रेशन हुए होंगे तो कुछ कुछ जगहों पे चेंजेस हुए होंगे, वेरिएशन। ठीक है, तो ये जो कॉमन ग्रुप आया वुमेन जिनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आज सभी ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, इसको एक टर्म दिया गया बाइबल से इंस्पायर्ड होके, ईव, माइटोकॉन्ड्रियल ईव। तो माइटोकॉन्ड्रियल ईव का मतलब क्या हो गया कि ये कॉमन, मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर टू ऑल होमो सैपियंस, जितने भी हम लोग हैं सबके मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर हैं। और इनका टर्म आया माइटोकॉन्ड्रियल ईव कि आज इनका ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम सब में प्रेजेंट है इन म्यूटेटेड फॉर्म। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बेसिस पे एनालिसिस करना एज कंपेयर टू वाई डीएनए ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि वाई डीएनए की जो साइज है वो लगभग 60 to 70 मिलियन बेस पेयर है, और जैसा कि मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो साइज होती है वो 16,529 बेस पेयर है। तो अगर सीक्वेंसिंग करना इजी किसका होगा? मानी बात है जो छोटा है। तो इस वजह से हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप्स बनाए। हैप्लोग्रुप का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें सेम टाइप की वेरिएशन है, यानी सेम टाइप के पॉइंट पे सेम टाइप के चेंजेस हुए हैं, तो उनको हमने कह दिया कि भाई ये सेम हैप्लोग्रुप है। जैसे एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी सीक्वेंस को समझने के लिए हमको एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यूरोप में, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपने ही एक पॉपुलेशन का, किसी इंडिविजुअल का सीक्वेंस किया, और सीक्वेंस करके अपनी पॉपुलेशन का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उन्होंने एक रेफरेंस सीक्वेंस बनाया जिसको बोलते हैं CRS, कैम्ब्रिज रेफरेंस सीक्वेंस। कैम्ब्रिज
रेफरेंस सीक्वेंस CRS, और उसको उन्होंने हैप्लोग्रुप H टाइटल दे दिया कि वो हैप्लोग्रुप H है। तो हम लोग और फिर उसी से ही एनालिसिस करके ये देखा कौन से बिल्कुल मैच करते हैं या कौन से उससे कितना डिफर करते हैं, और अलग अलग हैप्लोग्रुप बनते चले गए। जैसे अफ्रीका में हैप्लोग्रुप L, L0, L1, L2, इसी तरह H1, H2। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स बनते चले गए जिनको हमने कहा हैप्लोग्रुप, हैपमैप प्रोजेक्ट। दैट्स व्हाई ये नाम आ रहा है हैपमैप। मैप का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे माइग्रेशन हुए। हम जेनेटिक लेवल पे जो मैपिंग है, एक तो मैप वर्ड मैप की बात हो रही है, और एक आपका जेनेटिक मैप भी है, जिसमें लोगों के माइग्रेशन होने से, लोगों की फूड की हैबिट होने से, लोगों के अलग अलग क्लाइमेट में रहने की वजह से जो चेंजेस आते चले गए, उसकी वजह से हमारे जीनोम में, हम सभी के जीनोम में अलग अलग वेरिएशंस के पैटर्न प्रेजेंट है। इन पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं वो डीएनए सीक्वेंसिंग के बेस पे ये वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो अराउंड 2015 के टाइम में यूएस में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे उसका थीम क्या था कि जैसे हम लोग जब ड्रेसेस लेने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि एक ही साइज जो है वो सबको तो फिट नहीं आएगी फैमिली में। इट मे बी पॉसिबल कि भाई किसी का साइज कुछ हो, किसी का कुछ हो, तो वन साइज डजंट फिट टू ऑल। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि एक ही सप्लीमेंट, एक ही कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, एक ही टाइप की ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी ऐसा हो सकता है जैसे हमारी ड्रेसेस अलग अलग साइज की आती हैं, उसी तरह अलग अलग इफेक्ट के साथ अलग अलग कंपाउंड्स हैं। इसलिए अगर हमको 100% एफिकेसी के साथ विदाउट एनी साइड इफेक्ट कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी हमने कहा मेडिसिन या मैंने कहा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करना है, तो उसके लिए हमें हमारा हैप्लोग्रुप पता होना चाहिए। और इस हैप्लोग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो है इंटरनेशनल हैपमैप प्रोजेक्ट। इंडिया में भी ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हो गया अबाउट ये यहाँ पे एक लैब है न्यू दिल्ली में, IGIB CSIR की, आप देखिएगा इंटरनेट पे। तो वहां पे एक प्रोजेक्ट है, उन्हीं के लीडरशिप में चल रहा है, दैट इज इंडी जीनोम प्रोजेक्ट। इंडी जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है, अभी ये हमारी गवर्नमेंट में भी अनाउंस हुआ कि हाँ भाई हम लोग भी अपना रेफरेंस बनाएं, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस होगा वो वर्ल्ड लेवल पे जेनेटिक या हैप्लोग्रुप डिटेक्शन के लिए सबसे यूनिक होगा। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भी प्रेजेंट है और हमारे जीनोम में बहुत सारी वेरिएशन है, यूरोपियन जो है उनसे भी कहीं ज्यादा। तो जब हमारा हैप्लोग्रुप ये अभी प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंडियन रेफरेंस जीनोम भी होगा, जिसके बेसिस पे और भी एक्यूरेट डेटा आएगा। और उसके बेसिस पे जस्ट लाइक अभी जैसे आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं, आने वाले समय में आपको अपना हैप्लोग्रुप भी पता होगा और आपके आधार कार्ड से भी वो लिंक होगा, ऐसा भी होगा। और इसी के लिए हमारे अभी लोकसभा में डीएनए बिल पे भी चर्चा चल रही है, डीएनए बिल। और फरीदाबाद में एक इंडियन डीएनए बैंक भी एस्टैब्लिश हो गया जिसका नाम है IBDC। ठीक है, तो ये जो हमारा डीएनए बैंक है, जो यहाँ पे मैंने नाम बताया IBDC फरीदाबाद, ये सब आप नेट पर सर्च करके देखिएगा, आपको क्लियर होगा कि अब हम वो फोर्थ नेशन है। अभी तक डीएनए बैंक की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में 3 ही थे, एक जेनबैंक था USA का, एक EMBL था, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ये आपका यूरोप का डीएनए बैंक था, और एक जापान के पास है डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, DDBJ। यही 3 थे और इन तीनों को एक साथ वर्ल्ड लेवल पे इनके बीच में कैसे डीएनए डेटा ट्रांसफर होगा, इनके सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, इनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड लेवल पे, जैसे WHO है उसी तरह IBDC आपका मैं कह रहा हूं INSDC। IBDC तो अभी इंडिया ने जस्ट बनाया, तो INSDC
तो INSDC इज इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। तो ये जो हमारा INSDC था, इसमें हम भी लोग अब कनेक्ट होने के स्टेज में हैं। और हमारा जो IBDC है, हमारा इंडियन DNA डेटा बैंक जो है, वो जो है जब हमारा अभी अप्रूवल की स्टेज में है, और ये जब हमारा फुल एंड फाइनल फॉर्म में अप्रूवल होने के बाद ये जब कनेक्ट हो जाएगा, तो हम NCBI, जेन बैंक, DDBJ, EMBL की तरह हमारा जो IBDC है वो भी एक प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो हमने जहां पे बात की, ये हमारा इंटरनेशनल हैपमैप प्रोजेक्ट था। और इंटरनेशनल हैपमैप प्रोजेक्ट के लेवल पे अगर हमने देखा तो हमने किन किन चीजों पे बात की। हमने सबसे पहले तो समझा कि भाई हैपमैप प्रोजेक्ट होता क्या है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बेसिस पे बात करें माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप की, तो हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सीक्वेंसिंग करके हम ये देखेंगे कि भाई हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में किस किस टाइप की वेरिएशन प्रेजेंट है और वो किस ग्रुप से मैच करती है। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो किस हैप्लोग्रुप से बिलोंग करता है। इसके बाद बात आती है कि अगर वाई डीएनए के बेसिस पे एनालिसिस हो, तो हम वाई डीएनए के बेसिस पे सेम एनालिसिस कर सकते हैं और वाई डीएनए का भी हैप्लोग्रुप चेक कर सकते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए छोटा है, इसकी सीक्वेंसिंग इजी है और इसके बेसिस पे मोस्टली बहुत सारे डिजीज भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं होने से पहले ही। जैसे अगर हमें पता है कि हमने सीक्वेंसिंग की और हमें पता लग रहा है कि हाँ भाई समवन इज ससेप्टेबल टू डायबिटिक कंडीशन के है, वो उसको डायबिटीज हो सकती है, तो मे भी उसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सकते हैं पहले से ही कि उसको वो डिजीज जिस एज पे होनी है वहां पे ना हो, वो और डिले हो जाए या वो हो ही ना। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट हैं ये पॉसिबल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस जो कि जिनका क्योर ही नहीं पॉसिबल है, जैसे बहुत सारे ऐसे अभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ही हैं, लाइक ऑटिज्म आप ले लीजिए, सिजोफ्रेनिया ले लीजिए, बाइपोलर डिसऑर्डर ले लीजिए। तो जिसको हो गया उसके लिए हम मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन अभी तक कोई क्योर पॉसिबल नहीं। तो ये चीजें होने से इनके क्योर के लिए भी काम हो सकेगा और उन डिजीजेस का भी क्योर पॉसिबल हो जाएगा जो इस वक्त जिनका कोई क्योर नहीं है। तो ये सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि भाई ये हैपमैप प्रोजेक्ट है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और अपने बॉडी को, अपनी सेल्स को समझना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी हेल्थ अगर फिट है तो मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम है लाइफ की आप फेस कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।